डिस्क्लेमर, इस उपन्यास में चित्रित पात्र, घटनाएं और किस्से काल्पनिक हैं। किसी वास्तविक व्यक्ति, जीवित या मृत, या वास्तविक घटनाओं से इसका कोई संबंध संयोगवश हो सकता है। व्यक्त किए गए दृष्टिकोण, विचार और मत केवल लेखक के हैं और ये किसी संस्था या व्यक्ति के विचारों को नहीं दर्शाते। लेखक इस सामग्री की सत्यता या प्रामाणिकता के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है। पाठकों से निवेदन है कि वे स्वयं विवेक का प्रयोग करें। कृपया करके चैनल सब्सक्राइब करें। कहानी के सभी भाग बिना मेंबरशिप के मुफ्त में उपलब्ध हैं। कहानी को मध्य से ना पढ़कर के शुरुआत से पढ़ें। जब ही आपको कहानी समझ में आएगी और समझ आएगी आगे कहानी के आने वाले भाग काफी मजेदार हैं, तो आज ही पढ़े द किंग्स क्राउन मुकुट। अब तक आपने पढ़ा कि कृतिका से अलग होकर के राघव रणबीर के महल में जाने का प्रयास करता है, लेकिन रास्ते में उसकी सैनिकों से झड़प हो जाती है। अब आगे राघव रणबीर के महल की ओर घूम के वापस बढ़ता है, लेकिन सीढ़ियों पर चढ़ते ही उसे वापस राम सिंह द्वारा आवाज देकर रोक लेता है। कृतिका भी अपनी सखियों के साथ अपने पिता के महल की ओर बढ़ रही थी। तभी रास्ते में उसे वहां पर उनके पिता के खास मंत्री जय दयाल मिलता है। वो उसे उसके पिता के बारे में कुछ ऐसा बताते हैं कि वो उनकी बात सुन के रोने लग जाती हैं। कृतिका मंत्री की बात सुनकर के अपने पिता के महल की तरफ तेजी से भागती हैं। वो रो रही होती हैं, जल्दी जल्दी अपने पिता के महल की तरफ बढ़ रही होती हैं। राघव रुक के पीछे देखता है। जितने में राम सिंह दो सैनिकों के साथ राघव को पकड़ लेता है। चारों तरफ तेज हवाएं चल रही होती हैं और आसमां में काले बादल छा जाते हैं। राघव राम सिंह और सैनिकों पर हमला करने वाला ही होता है। उतने में कृतिका भागते हुए वहां आ रही होती हैं। राघव कृतिका को देख के रुक जाता है और वो कृतिका को देखता रहता है। सैनिकों द्वारा उसे अच्छे से पकड़ के एक तरफ कर दिया जाता है। कृतिका की आंखों में आंसुओं की नमी होती है। वो जल्दी से रणबीर के महल की तरफ अंदर बढ़ जाती हैं। उसका ध्यान राघव पर जाता ही नहीं है। राघव उसके चेहरे पर परेशानी देख लेता है, लेकिन वो अब सैनिकों द्वारा अच्छे से पकड़ में आ गया था। अब फिलहाल वहां उनकी पकड़ से निकल के जाने का कोई चांस नहीं था। राघव सैनिकों द्वारा पकड़ के वहां से दूर ले जाया जा रहा था और दूसरी तरफ रोते हुए कृतिका महल में बढ़ रही थी। तभी जोर से काले बादलों से बारिश होने लगती है। हल्का हल्का म्यूजिक बजने लगता है। तन्हा रातों में तेरा नाम पुकारूं, खामोशियों से मैं रोज हारूं, तेरी एक हंसी की कीमत समझी, जब मेरी दुनिया ही उजड़ती रही। हर सांस में बस तेरा ही होना था, पर किस्मत को कुछ और ही खोना था। तू तड़पता है तो दिल ये रोता है, तेरी हर आह में मेरा दर्द सोता है। तू चुप रहता है पर मैं सब सुनता हूँ, तेरे टूटे ख्वाबों में खुद को बुनता हूँ। तेरे बिना हर रंग फीका सा लगे, सजदे भी अब अधूरे से लगे। तेरी तस्वीर से बातें करता हूँ, आईने से खुद को रोज झूठ कहता हूँ। तू पास होकर भी कितना दूर है, ये दूरी ही शायद सबसे बड़ा कसूर है। तू तड़पता है तो दिल ये रोता है, तेरे हर जख्म में मेरा साया होता है। तेरी पलकों की नमी पहचानता हूँ, तेरी खामोशी में खुद को जानता हूँ। अगर एक बार तू आवाज दे, तो ये रूह भी सब कुछ छोड़ दे। तेरे लिए ही तो अब तक जिंदा हूँ, वरना मैं कब का टूट चुका होता। लौटा, अब ये दिल समझौता नहीं करता, तेरे बिना कोई सपना पूरा नहीं लगता। मोहब्बत को सजा क्यों मिलती रही, जब दिल ने बस सच्चाई ही कही। तू तड़पता है तो दिल ये रोता है, तेरी हर सांस से मेरा रिश्ता होता है। अगर तू रोए तो ये जहां रुक जाए, क्योंकि तू ही मेरा खुदा बन जाए। राघव और कृतिका अलग दिशा में जा रहे होते हैं। उन दोनों के दुखों में आसमान भी जोर जोर से रो रहा होता है। राघव को ले जाकर कारावास में डाल दिया जाता है। क्यों रो रही है कृतिका? अब क्या होगा राघव का हाल? अब तक आपने पढ़ा कि कृतिका महल में अंदर की तरफ जा रही थी। राघव और कृतिका अलग दिशा में जा रहे होते थे। उन दोनों के दुखों में आसमान भी जोर जोर से रो रहा होता है।
राघव को ले जाकर कारावास में डाल दिया जाता है। अब आगे। राघव के कारावास में जाने के बाद इधर कृतिका महल में आ जाती हैं। महल में उसे बताते हैं कि आपके पिता की तबीयत खराब है। कृतिका बोलती हैं कि वो बात मुझे पता है, पर ये सब हुआ कैसे। कृतिका के पूछने पर राम सिंह बताने लगते हैं, उन राजा रणबीर पर काले जादू का आक्रमण हुआ है। राजकुमारी राज्य के पश्चिम में फैले कृष्णवन में एक प्राचीन और निषिद्ध स्थान था, शमशान तंत्र पीठ। वहां वर्षों से किसी ने कदम नहीं रखा था, क्योंकि कहा जाता था जो वहां गया वह जीवित लौटा नहीं, और जो लौटा वह पहले जैसा नहीं रहा। वहां तंत्राचार्य कालभैरव नाथ रहता था। वो वहां नागराज के साथ मिलकर के राज्य के विनाश का बीज बो रहे थे। उनकी आंखों में ज्ञान नहीं, घृणा जल रही थी। उन्होंने एक काले वस्त्र में लिपटी वस्तु निकाली। राजा रणबीर के बाल, ये वही बाल थे जो वर्षों पूर्व एक विश्वासघाती सेवक ने छल से चुरा लिए थे। कालभैरव नाथ ने मंत्रोच्चारण प्रारंभ किया और धरती कांप उठी, पेड़ों से पत्ते झरने लगे, हवा चीखने लगी। उसी क्षण राजा रणबीर अपने शयन कक्ष में ध्यान मुद्रा में बैठे थे। अचानक उनका शरीर कांप उठा, मस्तिष्क में हजारों चीखें गूंजने लगीं। उन्होंने आंखें खोलीं और देखा, दीवारों से काली परछाइयां रेंगती हुई उनकी ओर बढ़ रही थीं। राजा ने तलवार उठानी चाही, पर हाथ सुन्न हो चुके थे। उनके मुख से केवल एक शब्द निकला, महादेव। मुझे पता चला कि महाराज अजीब हरकत कर रहे हैं, तो मुझे एक गुप्तचर महाराज पर हो रहे गलत प्रयोगों की जानकारी मिली। पर यह रोग नहीं था, ये काला जादू था। राजवैद्य की असफलता। राज्य के सभी वैद्य बुलाए गए। जड़ी बूटियां, औषधियां, मंत्र, सब व्यर्थ। राजवैद्य ने कांपते स्वर में कहा, महाराज पर ये शरीर का नहीं, काली शक्तियों का आक्रमण है। महल में सन्नाटा छा गया। राम सिंह की बात सुन के कृतिका घबरा गई थी। वो थोड़ी डरी सहमी अपने पिता के पास बैठी थी। तभी महल पहुंचे वनवासी साधु गुरु वेदनाथ। उन्होंने राजा को देखा और भूमि पर बैठ गए। काला जादू, परंतु अपराजय नहीं। उन्होंने कहा, राजा की आत्मा अब भी लड़ रही है। गुरु वेदनाथ ने रुद्राभिषेक प्रारंभ किया। महल में घंटियां बजने लगीं। कालभैरव नाथ का मंत्र डगमगाने लगा। ये कैसे संभव है? वह चिल्लाया। राजा रणबीर के भीतर प्रकाश फूटा। उन्होंने अंधकार से कहा, राजा का शरीर गिर सकता है, पर आत्मा नहीं। एक भयंकर गर्जना हुई। शमशान तंत्रपीठ की नीली ज्वाला बुझ गई। कालभैरव नाथ राख में बदल गया। राजा रणबीर की आंखें खुलीं। उन्होंने राजकुमारी का हाथ पकड़ा। मैं लौट आया हूँ। महल में जयघोष गूंज उठा, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। परंतु गुरु वेदनाथ ने गंभीर स्वर में कहा, ये युद्ध समाप्त नहीं हुआ, केवल एक अध्याय बंद हुआ है। क्योंकि काले जादू के बीज एक बार बो दिए जाएं, तो वे जल्दी से समाप्त नहीं होते हैं। क्या होगा रणबीर का? क्या होगा राघव का कारावास में हाल? आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए पढ़ते रहिए द किंग्स क्राउन। अब तक आपने पढ़ा कि राघव को कारावास में डाल दिया गया था, जबकि दूसरी तरफ रणबीर को बड़ी मुश्किल से काली शक्तियों से बचा था। अब आगे। गुरु वेदनाथ ने बड़ी मुश्किल से कालभैरव नाथ के मंत्रों से बचाया था। गुरु वेदनाथ ने गंभीर स्वर में कहा, ये युद्ध समाप्त नहीं हुआ, केवल एक अध्याय बंद हुआ है। क्योंकि काले जादू के बीज एक बार बो दिए जाएं, तो वे जल्दी से समाप्त नहीं होते हैं। गुरु वेदनाथ के गंभीर वचनों को सुन के सभी घबरा जाते हैं। कृतिका घबरा करके पूछती हैं कि गुरु जी, इससे बचने का कोई उपाय तो होगा। गुरु जी थोड़ा सोचते हैं, फिर बोलते हैं कि उपाय तो हैं, लेकिन बहुत कठिन है। कोई भी व्यक्ति इसे जल्दी से पूरा नहीं कर सकता है। मुझे नहीं लगता यहाँ उपस्थित कोई भी व्यक्ति इसे पूरा कर सकता है। कृतिका बोलती हैं,
गुरु जी कृपया करके उपाय बताइए, कैसे और कौन इसे करेगा, इसके बारे में हम विचार करेंगे। गुरु जी फिर उन्हें बताते हैं कि उत्तर दिशा में कई मीलों दूर एक काली पहाड़ियों के मध्य एक झरने के पास एक काली पहाड़ी में काला गुलाब मिलता है। उस काले गुलाब की पत्तियों को एक विशेष प्रकार से पानी में उबाल के पिलाने से महाराज पूर्व की भांति स्वस्थ हो सकते हैं, किंतु ये कार्य केवल 1 साल के भीतर ही करना होगा। काली पहाड़ी तक पहुंचना और वहां से सुरक्षित वापस आना मुश्किल है। अभी तक वहां उस तरफ गया कोई भी व्यक्ति वापस नहीं आया है। वो काल्पनिक लोगों से और भयानक जंगल से घिरा हुआ है। वहां जाने के लिए बहुत शक्तियों से युक्त और धैर्यवान व्यक्ति आवश्यकता है। ऐसा सुनते ही कृतिका को राघव का ध्यान आता है। वो तुरंत राम सिंह की तरफ मुड़कर के कहती हैं, राम सिंह जी। राम सिंह तुरंत कृतिका का जवाब देते हुए कहते हैं, जी राजकुमारी जी। कृतिका फिर बोलती हैं, राम सिंह जी, अभी जब हम पिताजी से मिलने आ रहे थे तब क्या आपने किसी और को पिताजी से मिलने आते देखा क्या? राम सिंह ने आश्चर्य करते हुए कहा कि किसी और को मैं समझा नहीं राजकुमारी जी। कृतिका बोली, मतलब कोई युवा लड़का जो राजा से मिलने के लिए जबरदस्ती ही महल में घुस आया हो। तब थोड़ा चौंक करके राम सिंह बोलते हैं कि माफ़ कीजिएगा राजकुमारी जी, एक युवक हमारे मना करने के बाद भी गुप्त तरीके से महल में घुस आया था। उससे यहाँ घुसने के कारणों की पूछताछ जारी है। पूछताछ की बात सुनकर के कृतिका थोड़ी सी गुस्सा होते हुए थोड़ी सी तेज आवाज में चिल्लाते हुए कहती हैं कि तुरंत उस युवक को मेरे सामने लेकर के आओ। राम सिंह सिर झुका करके बोलता है, जी राजकुमारी जी। राम सिंह तुरंत वहां से निकल जाता है। क्या होगा राघव का आगे? राघव को क्यों याद रही है कृतिका? क्या राघव ही काली पहाड़ी पर जाने वाला है? अब तक आपने पढ़ा कि गुरु वेदनाथ कृतिका को काली पहाड़ी पर जाने का और वहां पर उगने वाले काले गुलाब के बारे में बताते हैं। कृतिका को राघव के बारे में याद आती हैं। वो किसी युवक के महल में घुसने के बारे में राम सिंह से पूछती हैं और उसे तुरंत अपने सामने लाने को कहती हैं। अब आगे? कृतिका के कहने पर राम सिंह उस युवक को लेने के लिए वहां से चल देते हैं। वो जल्दी से बाहर निकलता है और अभी पकड़े युवक को कहाँ रखा है, इस बारे में एक सैनिक से पूछ करके राघव को जहां रखा गया था उस कारावास की तरफ चल देता है। राघव को सैनिकों द्वारा पकड़ के कारावास में लाकर उसे उल्टा लटका करके डंडों से कुटा जाता है और उससे यहाँ आने का कारण पूछते हैं। सैनिकों के द्वारा राघव की अच्छे से खातिरदारी की जा रही थी। तभी राम सिंह की खतरनाक आवाज आती है, रुक जाओ। राम सिंह सैनिकों को कुछ इशारों में कहता है। राम सिंह के कहने पर उसे जमीन पर उतारा जाता है। उसे साथ लेकर 2 सैनिक राम सिंह के पीछे चल देते हैं। राघव घायल होता है, उसे पता ही नहीं होता है कि कहाँ जा रहा है। वो उन 2 सैनिकों के साथ चले जा रहा होता है। राम सिंह राघव को लेकर के कृतिका के पास आते हैं। राघव जैसे ही कृतिका को देखता है उसे जाकर के गले लगा लेता है। ये देख के सब हैरान हो जाते हैं। राम सिंह फिर सैनिकों को राघव को पकड़ने के लिए इशारा करता है, लेकिन कृतिका इशारों में उनको राघव को पकड़ने से मना कर देती हैं। राघव फिर उसे यहाँ बुलाने के लिए धन्यवाद कहता है। फिर वो राघव को एक जगह बैठा के सारी सच्चाई बताती हैं कि वो कौन है और अभी राजा रणबीर को क्या समस्या का सामना करना पड़ रहा है। कृतिका राघव को बातों ही बातों में रणबीर को अपना पिता और उन्हें काले गुलाब की आवश्यकता है। राघव थोड़ा रिलैक्स होकर के सारी बात सुनता है। फिर गुरु वेदनाथ उसके पास आते हैं और उसके हाथ पकड़ करके कुछ जांच करते हैं। गुरु वेदनाथ कुछ देर ध्यान लगाने के बाद बोलते हैं कि ये काली पहाड़ी पर जाने के लिए उपयुक्त व्यक्ति हैं। गुरु वेदनाथ की बात सुनकर के राम सिंह, कृतिका व अन्य व्यक्ति संतुष्ट नजर आते हैं। गुरु वेदनाथ फिर राघव में कुछ शक्तियों को ट्रांसफर करते हैं। फिर धीरे धीरे काली पहाड़ी के रास्ते में आने वाली परेशानियों के बारे में बताते हैं। राघव वेदनाथ की बातों को ध्यान से सुनता है।
फिर कहता है कि मैं काली पहाड़ी पर जाकर काला गुलाब लाने को तैयार हूँ, लेकिन उससे पहले मेरी कुछ शर्तें हैं। कृतिका और वहाँ के बाकी सदस्य राघव की शर्तों की बात सुनकर के चौंक जाते हैं। वो सोचने लग जाते हैं कि राघव क्या 2 शर्तें रख सकता है। कृतिका जल्दी से राघव के पास आती हैं और बोलती हैं, मुझे तुम्हारी सभी शर्त मंजूर हैं, लेकिन तुम जल्द ही काली पहाड़ी से गुलाब लाकर मेरे पिता को ठीक कर दो। क्या होगी राघव की शर्तें? क्या हो जाएंगे सब राघव की शर्तों पर राजी? क्या शर्तें नहीं मानने पर भी राघव काले गुलाब को लाने के लिए तैयार होगा? अब तक आपने पढ़ा कि कृतिका राघव को कारावास से बाहर निकलती हैं और अपने सच के बारे में बताती हैं और अपने पिता को पूर्ण तरीके से स्वस्थ करने के लिए काली पहाड़ी से काला गुलाब लाने को कहती हैं। अब आगे काला गुलाब लाने के राघव तैयार हो जाता है, लेकिन वो इसके लिए 2 शर्तें रखता है। कृतिका बिना शर्त सुने ही उन शर्तों को मानने के लिए तैयार होती हैं। राम सिंह कृतिका को एक बार राघव की शर्तों को सुनने को कहता है। राम सिंह के कहने पर राघव कृतिका को शर्तें सुनने को कहता है। सबके बार बार कहने पर कृतिका राघव को उसकी शर्तों को बताने को कहती हैं। राघव की बात सुनकर वहां उपस्थित सभी लोग मुस्कुरा देते हैं। राघव फिर एक सबको सिर उठा के देखता है और फिर अपनी शर्तों के बारे में बोलने लगता है। राघव बोलता है कि मेरी पहली शर्त है कि मेरे काले गुलाब को लेकर लौट के आने के बाद मेरी और कृतिका की शादी होगी। जैसे ही ये शर्त राघव बोलता है, कृतिका शर्मा जाती हैं। फिर राघव बिना रुके दूसरी शर्त बोलता है कि मेरी दूसरी शर्त है कि आपकी सेना को नागराज के खिलाफ लड़ाई में मेरा साथ देना होगा। राघव दोनों शर्तों को बोलने के सबकी तरफ देख रहा होता है और सबकी नज़र कृतिका की तरफ होती है, क्योंकि पहली शर्त उससे शादी की थी। कृतिका सीधा होकर के बोलती है कि मुझे दोनों शर्त मंजूर है। इतना कहकर कृतिका जल्दी से वहां से चली जाती हैं। राघव कृतिका के जाने के बाद रणबीर और राम सिंह की तरफ देखता है। रणबीर राम सिंह को अपने पास बुलाता है और कुछ धीरे धीरे आपस में बात करते हैं। कुछ देर बात करने के बाद राम सिंह राघव से कहता है कि राजा साहब और हम सबको आपकी दोनों शर्त मंजूर हैं, लेकिन हमारी भी कुछ बात आपको भी माननी होगी। राम सिंह फिर राजा रणबीर की तरफ देखते हैं और उनसे बातें बोलने की अनुमति मांग के पुनः बोलते हैं। रणबीर आंखों को हल्का सा बंद करके राम सिंह को बोलने की अनुमति देते हैं। राम सिंह बोलते हैं कि पहली और अंतिम बात है कि जो राजा साहब चाहते हैं। फिर राम सिंह थोड़ा रुकते हैं, फिर बोलते हैं कि राजकुमारी से शादी के बाद आप ही राजा साहब की जगह राजा बने और हमारी राजकुमारी की खुशियों का ख्याल रखें। राघव राम सिंह की बात पर हल्का सा मुस्कुरा के बोलता है कि राम सिंह जी, आपकी राजकुमारी तो अब हमारी भी जान है और उनकी खुशियों का ख्याल तो रखना ही पड़ेगा। सब हंस ही रहे होते हैं कि गुरु वेदनाथ आगे आकर बोलते हैं कि तुम्हें कल सुबह यात्रा करने की तैयारी करनी चाहिए। राघव कल से काले गुलाब को लाने की यात्रा पर जाने को मान जाता है। फिर वो सब अनुमति लेकर अपने यात्रा तैयारी और आराम करने के लिए वहां से चला जाता है। क्या होगा राघव का हाल? कैसी होगी राघव की यात्रा? अब तक आपने पढ़ा कि कृतिका की पूरी बात बताने पर राघव काले गुलाब को लाने के लिए तैयार हो जाता है। उसे गुरु वेदनाथ द्वारा बताए अनुसार कल सुबह निकलना था। वो उसकी तैयारी करने और आराम करने के लिए रणबीर के महल से निकल जाता है। अब आगे रणबीर के महल से निकल के वो उसकी सुरक्षा के लिए साथ आए सैनिकों को धोखा देकर के काली के पास आता है। उससे अपनी सभी जरूरत की वस्तुओं को लेकर के अपने घोड़े वायु जो उसके साथ बचपन से था उस पर सारा सामान व्यवस्थित करके आराम करता है। इधर बाकी सब भी रणबीर के महल से निकल रहे होते हैं। तब राघव की रक्षा के लिए रखा सैनिक दौड़ता हुआ आकर के राम सिंह को उसके गायब होने की सूचना देता है। वो कुछ सैनिकों को उसको ढूंढने का कह करके कृतिका की महल की तरफ चल देता है। राम सिंह कृतिका के महल में पहुंच करके अनुमति लेकर अंदर जाता है। कृतिका उन्हें सामने बैठा करके आने का कारण पूछती हैं, तो राम सिंह बताते हैं कि कैसे उस सैनिकों की आंखों से राघव गायब हो गया है।
कृतिका मुस्कुरा के कहती है कि वो गायब नहीं हुआ है, वो अपनी तैयारी करने गया है। राम सिंह बोलता है कि वो सैनिकों के साथ भी जा सकता था। कृतिका कहती है कि वो जल्दी से किसी से विश्वास नहीं करता है और उसकी खुद की योजनाएं रहती हैं जो उसके अलावा कोई नहीं जान सकता। कृतिका बोलती है कि राम सिंह जी आप चिंता मत करिए, राघव ने जाने को कहा है तो वो जरूर जाएगा। राम सिंह फिर निश्चिंत होकर के वहां से निकल जाते हैं। सुबह होने के कुछ समय पूर्व ही राघव नहाने के बाद जाने के लिए तैयार होकर के शिव भगवान की आराधना करने लगता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। डमरू बजे, दिशाएं कांपें, भस्म उड़े, अहंकार भागे, जटा जूट से गंगा फूटे, त्रिनयन खुले, संसार जागे, गरजे नीलकंठ महाकाल, काल भी जिनसे थर्राए, एक हंसी में सृजन जगे, एक दृष्टि में प्रलय आए। भूतनाथ, औघरदानी, अविनाशी अवतार, तू ही शून्य, तू ही शक्ति, तू ही ब्रह्म, तू ही आधार। हर हर महादेव, बोल बम, जय शिव शंकर। ज्योति जली जब शून्य में, ना आदि था ना अंत, वही अनंत ज्योति बना। ज्योतिर्लिंग शिव तत्व संत, सोमनाथ अमृत बरसे, भक्त हृदय भर जाए। मल्लिकार्जुन शक्ति संग, प्रेम स्वयं आकार पाए। महाकाल काल का संहारक, समय चरणों में झुके। ओंकारेश्वर नाद बने, वेद मंत्र बनकर गूंजे। केदार हिम भी ध्यान करे, निःशब्द पर्वत रोएं। भीमाशंकर गर्जन से, असुर दल सब खोएं। काशी मुक्ति का द्वार खुले, शिव स्वयं उपदेश। त्रयंबकेश्वर भाग्य लिखे, तीनों लोकों का लेख। वैद्यनाथ रोग हरें, तन मन शुद्ध बनाएं। नागेश्वर भय को कुचलें, साहस भीतर जगाएं। रामेश्वर मर्यादा का सेतु, भक्ति की पहचान। कृष्णेश्वर दर्शन देकर, पूर्ण करें शिव ज्ञान। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। न मांगे सिंहासन सोना, न स्वर्ग का अभिमान, बस शिव नाम की ज्वाला दे, जो जला दे अज्ञान। भस्म ललाट पे लग जाए, डमरू हृदय में बजे। हर श्वास पुकारे महादेव, हर रक्त शिव रस सजे। नाथों के नाथ महादेव, कालों के काल महादेव, भक्तों की सांस महादेव। बोलो हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। शिव की पूजा करने के बाद वो राजमहल की तरफ बढ़ जाता है। इधर राजमहल में भी सब लोग एकत्र हो चुके थे कि सूर्य की पहली किरण निकलते ही राघव काले गुलाब की खोज में निकलेगा। कुछ देर में सूर्य उदय होने वाला था, लेकिन राघव का कुछ भी अता पता नहीं था। राम सिंह चिंता से कृतिका को देख रहे थे और अब तो कृतिका को भी चिंता होने लग गई थी। क्या हुआ राघव के साथ? राघव राजमहल से निकलने के बाद भी क्यों नहीं पहुंचा राजमहल? आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए पढ़ते रहिए द किंग्स क्राउन। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले, इससे हमें आगे और लाजवाब कहानी लिखने की प्रेरणा मिलती है। अब तक आपने पढ़ा कि राघव काले गुलाब लाने के लिए तैयार हो जाता है और सब उसका जाने के लिए इंतज़ार कर रहे होते हैं, लेकिन काफ़ी समय से नहीं आने पर परेशान होने लगते हैं। अब आगे सुबह भी जल्द होने वाली थी और राघव शिव की पूजा करके राजमहल की तरफ निकलने से पहले काली और अपने बाकी साथियों से मिलता है। उन्हें कृतिका और राजमहल की समय पर जानकारी उस तक पहुंचाने के साथ यहाँ की सुरक्षा की जिम्मेदारी देता है। वो सभी उसे मरते दम तक यहाँ की रक्षा करने का वचन देते हैं। वो उन सब से विदा लेकर महल की तरफ चल देता है। राघव महल की तरफ बढ़ रहा होता है। उसे कुछ अलग सा लग रहा होता है। चारों तरफ सुनसान रास्ते थे, उसे वहां कोई भी नजर नहीं आ रहा था, लेकिन जैसे ही वो चलता उसे लगता कि कोई उसका पीछा कर रहा है। चारों तरफ तेज हवाओं के साया चलने के अलावा कोई भी आवाज नहीं थी। वो घोड़े को रोक के नीचे उतर के आसपास देखता है, लेकिन उसे कोई नजर नहीं आता है।
राघव घोड़े पर चढ़कर के थोड़ा आगे जाता है और उसे फिर वैसा ही एहसास होने लगता है। उसे लगता है यहाँ कुछ तो गलत है, लेकिन वो पता नहीं लगा पा रहा था उसके आसपास क्या हो सकता है। अपनी ध्यान लगाता है और अपनी शक्तियों से आसपास का ऊर्जा का प्रवाह देखने लगता है। राघव जैसे ही ध्यान लगाता है कि उसे कुछ अपनी तरफ आता हुआ महसूस होता है, वो घोड़े पर बैठे हुए तिरछा होकर के अपना बचाव करता है। वो आंखें खोल के जब आगे देखता है तो कुछ दूरी पर जाकर के खंजर पड़ा हुआ था, उस खंजर पर जहर लगा हुआ था। उसने घोड़े से उतर के उसे गौर करके देखा, वो कारीगरों का उत्कृष्ट नमूना था। उसने सावधानीपूर्वक उसे उठा करके अपने पास रख लिया। अब राघव समझ चुका था कि कोई उसे यहाँ मारना चाहता है और सामने भी नहीं आ सकता। या तो वो उसे यहाँ मारने आया है या वो मुझे काली पहाड़ी पर नहीं जाने देना चाहता है। वो थोड़ी देर घोड़े को आसपास नज़र से चारों तरफ देखता है, लेकिन अब भी चारों तरफ सन्नाटा ही होता है। वो समय देखता है कि अब सूर्य के उदय होने में कम समय बचा है, तो जल्दी से घोड़े पर बैठकर के राजमहल की तरफ बढ़ जाता है। राघव जल्दी से राजमहल की तरफ बढ़ रहा होता है और वो एकदम से अपनी तरफ कुछ आता हुआ समझ के जिस दिशा में जा रहा होता है उसकी विपरीत दिशा में घूम जाता है। वो जल्दी से अपनी तलवार निकालता है। राघव की तरफ 2-3 तीर आ रहे होते हैं। राघव उन्हें तलवार से काट देता है। कौन है जो राघव पर हमला कर रहा है? क्या राघव राजमहल समय पर पहुंच पाएगा? अब तक आपने पढ़ा कि राघव काले गुलाब को लाने के लिए निकलने वाला होता है। वो अपने साथियों से मिलकर निकलने के लिए राजमहल की तरफ बढ़ रहा होता है। उस पर हमला होता है, पर उस हमला किसने किया ये उसे पता नहीं चलता है। अब आगे राघव तेजी से राजमहल की तरफ बढ़ रहा होता है और उसे एकदम से अपनी तरफ कुछ आता हुआ महसूस होता है। वो अपनी समझ के हिसाब से जिस दिशा में जा रहा होता है उसकी विपरीत दिशा में घूम जाता है। वो जल्दी से अपनी तलवार निकालता है। राघव की तरफ 2-3 तीर आ रहे होते हैं। राघव उन्हें तलवार से काट देता है। वो देखता है कि जिस दिशा से तीर आए उस दिशा में काफी दूरी पर 3 घुड़सवार तीर कमान लिए खड़े थे। राघव भी अपने पास से तीर कमान निकाल के अपने पास से 6 तीरों में अपनी शक्तियों को डाल एक साथ उन 3 घुड़सवारों की कमान से एक साथ छोड़ देता है। वापस से 3 तीर चलाकर वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके भागने से पहले राघव के छोड़े हुए तीर वहां पहुंच जाते हैं। 3 जो उन घुड़सवारों ने छोड़े थे उन्हें राघव के 3 तीर नष्ट कर देते हैं। राघव की तीव्र शक्तियों के कारण वो घुड़सवारों के अलग अलग दिशा में जाने के बाद भी तीर उनकी दिशा में अलग अलग मुड़कर उनके जाकर लग जाते हैं। राघव उन घुड़सवारों की दिशा में जाता है और उन्हें देखता है। वो बेहोश हो गए थे। उन घुड़सवारों को उनके घोड़ों पर बांधने के बाद अपने घोड़े के पीछे उनके घोड़ों को लेकर के राघव राजमहल की तरफ आगे बढ़ जाता है। राघव तेजी से राजमहल की तरफ बढ़ रहा था क्योंकि सुबह होने में अधिक समय नहीं बचा था। राजमहल में भी राघव का काफी समय से इंतजार हो रहा था। जब राघव काफी समय तक राघव नहीं आया तो वहां सभी को राघव की चिंता होने लगी। राघव को काफी देर तक नहीं आता देख के राम सिंह कृतिका की तरफ जाकर कृतिका के कान में धीरे से बोलते हैं कि मुझे लगता है कि राजकुमारी जी राघव नहीं आएगा, आप मुझे वहां जाने की आज्ञा दे। कृतिका ने तिरछा होकर के राम सिंह को देखा। राम सिंह ने तुरंत अपना सिर नीचे झुका लिया। जब सुबह होने वाली थी
तो एक मंत्री ने आगे आकर राजकुमारी कृतिका से कहा कि राजकुमारी जी, हमें एक बार राघव की आसपास तलाश करनी चाहिए, क्या पता वो अपने रुकने के स्थान पर सोता हुआ ही रह गया हो। उस मंत्री की बात पर कृतिका भी सोच विचार करने लगी। फिर कृतिका राघव की तलाश में किसी को भेजना ही चाहती थी। कुछ दूर से घोड़ों के भागने की आवाजें आ रही थी। घोड़ों की आवाज सुनते ही कृतिका के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वो हंसी के साथ राघव के आने की दिशा में देखती है। राघव के आने की हल्की काली आकृति नजर आ रही थी। क्योंकि अभी उजाला नहीं हुआ था, लोगों को 3-4 घोड़े वहां आते नजर आ रहे थे। राघव तेजी से घोड़े से उतर के कृतिका के पास आया और उसे और राम सिंह को लेट होने का पूरा कारण बताया। फिर उसने उन अन्य 3 घोड़ों को राम सिंह को सौंप दिया और उस पर हमला करने वालों पता लगाने को कहा। फिर उसने उसके जाने के कृतिका और बाकी सब सावधान रहने की नसीहत दी। राघव ने कृतिका के कहने पर कुछ पूजा की, फिर और कुछ जरूरी सामान लेकर काली पहाड़ियों की दिशा में निकल गया। कैसा होगा राघव का ये सफर? क्या होगा राघव के साथ? क्या जिंदा वापस सही से लौट पाएगा राघव, या होगी उसके साथ अनहोनी घटना? क्या ये सब किसी बड़े खतरे की साजिश है? अब तक आपने पढ़ा कि राघव राजमहल आकर पूजा करके काली पहाड़ी की ओर अग्रसर हो जाता है। अब आगे राघव काले गुलाब को लेने के लिए काली पहाड़ियों की तरफ निकल जाता है। उसे निकले एक दिन हो गया था, लेकिन वो अभी तक रणबीर के राज्य की सीमा पर ही पहुंचा था। वो वहां एक गांव में रात भर के लिए रुकता है और सुबह होते ही निकल जाता है। राघव जा रहा होता है, उसके चारों तरफ घने जंगल और हरे हरे पेड़ थे। वो एक नदी के पास से गुजरता है तो नदी देख के वहां रुक जाता है। वो वहां खाना खाता है और नहा करके फ्रेश हो जाता है और आगे उपयाग के लिए पानी लेकर के वहां से निकल जाता है। राघव जल्दी अपना काम करके वापस लौटना चाहता था। राघव जल्दी जाकर के कृतिका से मिलने के ख्वाबों में डूबा हुआ था। तुम हो तो हर सुबह में उजाला है, तुम हो तो हर दर्द भी प्याला है। मेरी खामोशी को जो समझ जाए, वो बस तुम्हारा ही हवाला है। तुम हो तो डर भी मुस्काता है, तुम हो तो दिल भी गुनगुनाता है। इस भीड़ भरी सी दुनिया में मेरा दिल सिर्फ तुमको चाहता है। तेरी आंखों में जो सुकून मिला, वो कहीं और मिला ही नहीं। तेरे नाम से धड़कन चलती है, ये बात अब कोई छुपी नहीं। तेरा हाथ जो थामा मैंने, तो लगा सफ़र आसान हो गया। हर मुश्किल जो सामने आए, तेरे साथ वो भी मुस्कान हो गया। तुम हो तो हर सुबह में उजाला है, तुम हो तो हर दर्द भी प्याला है। मेरी खामोशी को जो समझ जाए, वो बस तुम्हारा ही हवाला है। तेरी हंसी मेरी आदत बन गई, तेरी बातें मेरी जुबान बन गई। जो कभी मैं खुद भी नहीं था, तेरे प्यार से मेरी पहचान बन गई। बिन कहे जो सब कह जाए, वो रिश्ता तुमसे जुड़ गया। मेरी अधूरी सी हर कहानी में तेरा नाम खुद ब खुद जुड़ गया। अगर दुनिया रूठ भी जाए कभी, तो कोई शिकवा नहीं होगा, क्योंकि मेरी हर एक दुनिया में सिर्फ तेरा ही नाम होगा। तेरे साथ बिताए लम्हों को मैं उम्र भर संभाल कर रखूं। अगर सांसें भी साथ छोड़ दें, तो भी तुझे दिल में जिंदा रखूं। तुम हो तो मैं पूरा हूँ, तुम हो तो हर ख्वाब सच्चा है। इस जन्म की तो बात ही क्या, तुमसे जुड़ना हर जन्म का वादा है। राघव ख्वाबों में ही था कि घने जंगलों से निकलते हुए उसके कान पास से एक तीर निकल के तेजी से जाता है। उस तीर की आवाज़ से उसके कानों में झंझनाहट हो जाती है। उस झंझनाहट से राघव ख्वाबों से निकल के होश में आ जाता है। किसने किया राघव पर हमला? क्या बच पाएगा राघव? अब तक आपने पढ़ा कि राघव काले गुलाब को लाने के लिए निकलता है और वो घने जंगल से निकल रहा होता है, तब उस पर हमला हो जाता है। अब आगे
राघव के ऊपर एक के बाद एक तीरों के द्वारा हमला हो रहा होता है, लेकिन हर बार वो उन तीरों से बच रहा होता है। जैसे जैसे राघव तीरों से बच रहा होता वैसे वैसे तीरों की संख्या भी बढ़ती जा रही थी। राघव तीरों से बचने के लिए तलवार निकाल लेता है। वो दाएं और बाएं सब तरफ से तीरों को काटे जा रहा था। उसने लगभग हजारों में तीरों को काटा होगा, लेकिन तीरों की संख्या में कमी बजाय वृद्धि होती जा रही थी। राघव को तीरों से कैसे बचे ये समझ नहीं आ रहा था। वो एक तरकीब लगाने की सोचता है। आगे एक पेड़ आ रहा था जिसकी डाली थोड़ी नीचे थी। राघव ने घोड़े पर 2 बार प्यार से थपथपाकर जोर से सीटी बजाई, जिससे घोड़े ने अपनी गति और तेज कर दी। राघव ने उस पेड़ जिसकी डाली नीचे थी को पकड़ लिया और उस पेड़ पर जल्दी से चढ़ गया। उसका घोड़ा लगातार उसी गति से दौड़ता गया। राघव ने पेड़ पर चढ़कर देखा कि उसके घोड़े के दोनों तरफ उसी गति से काफी सारे काले मास्क लगा करके घुड़सवार दौड़ रहे थे और वो लगातार तीर कमान से हमला कर रहे थे। राघव एक एक करके पीछे से उस पर आक्रमण करने वालों को मारने लगा। उनमें एक ने कहा कि राघव घोड़े पर नहीं है। वो सब रुक गए, आसपास देखने लगे। उन लड़ाकों ने देखा कि उनके कुछ लोग वहां से गायब हो गए हैं। लड़ाके सतर्क हो गए थे, लेकिन अभी भी वो कम से कम 20 से अधिक थे। लड़ाकों ने अपने लोगों को बचाने के लिए एक गोला बना के चारों तरफ नजर बनाए हुए थे। तब उन लड़ाकों के ऊपर एक के बाद एक कई आक्रमण हुआ था। चारों तरफ मौत का तांडव मचा हुआ था। उन लोगों को समझ ही नहीं आ रहा था कि आक्रमण कहाँ से हो रहा था। लड़ाकों की संख्या लगातार कमी हो रही थी। चारों तरफ लाशों की संख्या बढ़ रही थी। सबके अधिकतर मुख्य अंगों पर वार हुआ था। कुछ लड़ाकों के गले तो कुछ के दिल तथा कुछ के सिर पर नुकीली लकड़ियों के द्वारा किया गया था। थोड़ी देर में वहां उन लड़ाकों के नेता के अलावा सबको मौत के हवाले कर दिया था। लड़ाकों के नेता ने देखा कि उसके सारे लड़ाके मर चुके हैं, तो वो वहां से भागने की तैयारी करने लगा। क्या भाग पाएगा लड़ाकों का नेता? क्यों किया था लड़ाकों ने राघव पर आक्रमण? आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए पढ़ते रहिए द किंग्स क्राउन। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले, इससे हमें आगे और लाजवाब कहानी लिखने की प्रेरणा मिलती है। आप कहां से इस कहानी को सुन रहे हैं बताएं हमें कमेंट बॉक्स में, और कहानी को आगे शेयर भी करें। कमेंट बॉक्स में एक हाइप का ऑप्शन भी आता है, उसको भी क्लिक करें। सभी कहानियों को लाइक और शेयर करें।